चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका साथ दीपेश एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है कि आगामी कुछ महीनों में बोल सकते हैं हमारे पास सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट आने वाला है, और उसमें ना तो हमको बीएड चाहिए और ना ही हमको डीएड चाहिए दोस्त। तो ना तो बीएड और ना ही डीएड, उसके बाद भी शिक्षक बनने का अगर सपना है तो उसको पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको पूरा करने के लिए हमको सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाला टीचर बनना पड़ेगा। और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला टीचर बनने के लिए हमारे पास बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री की जो है शानदार तैयारी होनी चाहिए। तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की शानदार तैयारी कराई जाएगी आपको साथ दीपेश एकेडमी में, वो भी यूट्यूब के माध्यम से करा रहे हैं हम लोग, और फ्री एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त। लेकिन मान लीजिए इसका आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, थ्योरी क्लासेस पढ़ना है, तो आप हमारे साथ दीपेश एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल बहुत ही कम दामों में आपको कोर्स देखने को मिलेंगे। और अभी तो इसमें 90% का छूट भी चल रहा है, तो उसमें आप अपना लाभ उठा सकते हैं दोस्त। चलिए राधे राधे, ठीक है, राधे राधे पूनम प्रजापति, गायत्री गायकवाड़, ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, आज जो है वह हमारा सेकंड क्लास है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का। इसमें हम लोग 10,000 एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आज, और 10 सेकंड, 2 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ऋषि कुमार राठौर? गुड मॉर्निंग साधना सिंह जी। सर मैं पूछने बस आई हूँ, ज्योग्राफी एमसीक्यू और नहीं लेंगे क्या? अच्छा ऋषि कुमार राठौर, ज्योग्राफी का एमसीक्यू और कराना है जी? ज्योग्राफी का एमसीक्यू कराएं हम लोग सीजी टेट में, ठीक है। ओके, एसएसटी वाले हैं, अच्छा हाँ, ओके, 2 मिनट रुक जाइए ना बस। ठीक, हाँ ठीक है ऋषि कुमार, अभी तो ज्योग्राफी का नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, है ना। ज्योग्राफी के अदर टीचर हैं हमारे, वो कराएंगे हो सकता है तो उसमें। बाकी आज हम लोग जो है वह इसमें अभी जो टीचर भर्ती होने वाला है उसी का हम लोग करने वाले हैं। टीचर भर्ती में जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है उसका देखने वाले हैं। बाकी आप लोग के कोई और जवाब होंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, हमारे कोई भी दोस्त और जुड़ रहे होंगे उनके लिए। बाकी आप लोग थोड़ा, अच्छा ठीक करवाइए। और नहीं लेंगे क्या सर जी एमसीक्यू? हाँ हाँ, फिलहाल तो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी कोई एमसीक्यू और नहीं ले पा रहा हूँ। अभी हम लोग साइंस का सेक्शन देख रहे हैं, साइंस के बाद हो सकता है हम लोग कोई एमसीक्यू चालू करेंगे। ओके, हम्म, ठीक है ऋषि कुमारी राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो आप लोग के लिए जानकारी वही है ना, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे द्वारा जो है वह, है ना, आपको नए साल का ऑफर दिया जा रहा है। और नए साल में क्या ऑफर मिल रहा है भैया? तो नए साल में आपको संपूर्ण कोर्सेज पर 90% की छूट देखने को मिल रही है दोस्त। अब ये 90% किस में मिलेगा? तो आपको चाहे आप सीजी टेट के लिए, है ना, कोई बैच लेना चाहते हो, अभ्यास बैच, चाहे आप ये सीजी टेट के लिए हो, वर्ग पेपर 1 के लिए हो, पेपर 2 के लिए हो, सीडीपी और बाल विकास के लिए हो, सीजी टेट के लिए हो, पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देना है ना, वो सब के लिए भी आपको अलग अलग तरीके से जो है बेचेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वर्ग ए पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए है सीजी टेट में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का तैयारी करना चाहते हैं, ओके राधे राधे रंजनी, ठीक है, तो उसके लिए भी है यहाँ पे हमारे पास। और क्या क्या है? तो और जैसे कि साल का अंतिम ऑफर है हमारे पास 31 दिसंबर, आज रात 12 बजे तक ही रहेगा। संस्कृत व्याख्याता हो गया, बायोलॉजी व्याख्याता, हिंदी व्याख्याता, वाणिज्य, केमिस्ट्री, अंग्रेजी, भौतिकी, गणित, योग शिक्षा हो गया। यहाँ पे सहायक शिक्षक का साहू सर का कंप्लीट मिलेगा, हिस्ट्री हो गया, सीडीपी बाल विकास वाला हो गया, यहाँ पे सीडीपी का और है। तो इस प्रकार कंप्लीट जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी पेपर छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, सबसे रिलेटेड जो है आपको जानकारी देखने को कहाँ मिलेगी? हमारे पास। और सभी में आपको 90% का छूट देखने को मिल रहा है कंप्लीट। तो जैसे कि तैयारी के लिए एक तो हमारा थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए, तो थ्योरी के लिए भी आपके पास एक, ठीक, कल ज्योग्राफी का क्लास नहीं हुआ था क्या सर जी?
हाँ, ज्योग्राफी का क्लास अभी नहीं ले रहा हूँ रजनी राजपूत, है ना। ज्योग्राफी में जो हम लोग सीजीएट पढ़ रहे थे उसमें हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो ज्योग्राफी का क्लास नहीं ले रहे हैं। अच्छा हाँ, कल उसमें एप समय ज्योग्राफी का क्लास नहीं हुआ था। हाँ, एप समय ज्योग्राफी का क्लास नहीं हुआ था। एप समय ज्योग्राफी क्लास आज पढ़ाऊंगा, ठीक है, सहायक शिक्षक में और शिक्षक भर्ती में। ये तो ये टेस्ट सीरीज जितने भी कंप्लीट आपके लिए आने वाले एग्जाम है सबके लिए टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, और सब में आपको 90% का छूट देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है जी। तो चाहे कोई भी कोर्सेज हो, कोई भी आपके लिए टेस्ट सीरीज हो, सभी में पूरी तरीके से 90% का छूट देखने को मिल रहा है, जो कि आज रात 12 बजे तक है। तो बिल्कुल जितने भी आपके दोस्त हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से और परखना चाहते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के द्वारा, तो आप बिल्कुल कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम रखा गया है आप लोग के लिए, ताकि आप बेहतर तैयारी कर सके। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी राजपूत, आज हमारा क्लास होगा ना, आज हमारा क्लास होगा। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। पहला पहला क्या है ना, सवाल वगैरह तो नहीं कट रहा है, एक बार बता देंगे, आवाज वगैरह अच्छे से आ रहा है, उसके बाद फिर चालू करते हैं दोस्त, ठीक है। सवाल वगैरह कट रहा है थोड़ा सा, ये अब इधर ठीक है। चलिए, चलो जवाब देंगे। पहला सवाल है आपके पास कि विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण में, ये जो R.H. विटकर भैया है, इन्होंने क्या किया है, 5 जगत वर्गीकरण दिया है, बताइए। तो इसमें कितने ऐसे जगत हैं जिसमें इन्होंने यूकैरियोटिक जीवों को रखा है। ओके, ठीक है। पूनम प्रजापति, चलिए बताइए जी, ठीक, बताइए क्या हो जाएगा। ऐसे कितने हैं जिसमें इन्होंने यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो आपको पता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, ऐसा करके 5 जगत में बांटने वाले पर्सन कौन है, तो 5 जगत में बांटने वाले पर्सन है R.H. विटकर। तो उन 5 जगत में कितने ऐसे जगत हैं जिसमें यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। और ये यूकैरियोटिक जीवों का मतलब बताया था, यू का मतलब होता है विकसित, यू का मतलब होता है विकसित, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसे कितने जगत हैं जिसमें उन्होंने, ओके पूर्णिमा जी, ठीक, क्या बोल रहे हैं, सी। चलिए समय, लीना, लीना बोल रहे हैं डी करके, और बाकी लोग भी बताइए जी क्या हो जाएगा। बताओ, विकसित केंद्रक वाले कौन से, क्या मुनेरा में विकसित केंद्रक था, तो क्या प्रोटिस्टा में विकसित केंद्रक वाले जीवों को रखा गया है, पादप में, जंतु में, कवक में, बताइए। और बाकी लोग भी जवाब दीजिए। चलो बाकी लोग भी जवाब दो, बाकी लोग भी जवाब दीजिए यार, है ना। जवाब देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में है करके। जवाब नहीं देंगे, केवल देखते ही रहेंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि चल रहा है तो चल रहा है वाला कोई ध्यान नहीं रहता है। तो बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा करके हमको पढ़ना है। अगर समय दे रहे हैं 1 घंटा, तो उसमें कुछ आउटपुट निकलना चाहिए आपका, फालतू के यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आना है। चलिए क्या हो जाएगा, तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसे याद रखना है आपको, 4 जगत, ठीक। कितने ऐसे जगत हैं, तो 4 जगत हो जाएगा, हालांकि ये सी हो गया है, ठीक है। ऐसे कितने जगत हैं, तो ऐसे 4 जगत हैं। तो हमको पता है सबसे पहले जो जगत है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मोनेरा। मोनेरा के बाद जो आया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के बाद जो आया है उसका नाम है फंजाई। और फंजाई के बाद क्या है, तो फंजाई के बाद है पादप। और पादप के बाद क्या है, तो पादप के बाद क्या है, जंतु। तो हमको पता है कि शुरुआत में जो जीव रहे वो कैसे थे, एकदम एकदम शुरुआत वाले जीव, है ना, प्रोकैरियोटिक। ये तो प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है जी, एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है मोनेरा में। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु सब में कैसे जीव हैं, तो सब में देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक कोशिका वाले। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब वेल डेवलप केंद्रक वाले कोशिका वाले जीव देखने को मिलेंगे हमको प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु में। तो पहला कैंसर हो जाएगा, 4 ऐसे जगत हैं जिसमें यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास, इनमें से कौन से जो लक्षण को R.H. विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में उपयोग किया, बताइए। जब R.H. विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की खोज की या बताया, तो कौन कौन से लक्षण हैं जिसको उसने 5 जगत वर्गीकरण में यूज किया। क्या उसने इसको यूज किया है, बताइए। क्या उसने इसको यूज किया है कि ये कोशिका की संरचना कैसी होनी चाहिए, है ना, कोशिका की संरचना कैसी होनी चाहिए, शारीरिक संरचना कैसी होनी चाहिए, पोषण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, प्रजनन हो गया, जाति वृत्ति संबंध हो गया, या उपरोक्त सभी, बताइए जी। सर इसका सिलेबस 10th लेवल का रहेगा या 12th लेवल का, 12th लेवल का रहेगा भाई, 12th लेवल का रहेगा, है ना। ठीक, क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं।
ठीक, चलिए क्या हो गया, लीना, ठीक, सॉरी, लीनम, लीनम भौर्य है ना, ठीक, ओके, लीनम भौर्य क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, दूसरा का डी, ठीक, उपरोक्त सभी। तो जब RAH विटकर ने जीवों का वर्गीकरण किया मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु में, तो उसने क्या किया, पहले देखा कि भैया कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका कैसा है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, शारीरिक संरचना कैसी है, शारीरिक संरचना कैसी है, उसको भी उसने लक्षण के रूप में देखा। पोषण की प्रक्रिया कैसी है, स्वपोषी है, विषमपोषी है ना, स्वपोषी है कि विषमपोषी है। प्रजनन कैसे कर रहा है जीव, प्रजनन कैसे कर रहा है, क्या एक लिंगी है ना, एक लिंगी प्रजनन है, द्विलिंग वाला जीव है, एक लिंगी जीव है, द्विलिंगी जीव है, अलैंगिक प्रजनन करता है या लैंगिक प्रजनन करता है, ये सब देखा है। जाति वृत्तीय संबंध, ये जाति वृत्तीय संबंध क्या है, तो जाति में जो संबंध है, जाति के इतिहास, ये जाति के इतिहास में विकास, जाति के इतिहास में विकास कैसे हुआ है, ठीक है, जाति के इतिहास में विकास कैसे हुआ है, उस सबको कौन देखा है, तो उस सबको भी लक्षण के रूप में यूज करने वाला कौन है, RH विटकर जी, ठीक है जी। तो जाति वृत्ति बोलने का मतलब कैसे है, जैसे हम लोग मानव हैं, तो हमारे पहले जो लोग थे, हमारे पूर्वज, वो कैसे थे और हम कैसे हैं, तो इसको एक पेड़ की ऐसे रूप में देखा जा सकता है कि शुरुआत में मान लीजिए कोई क्या है, जीव है, अब इससे अलग होकर कोई और जीव बना, इससे ही अलग होकर कोई और जीव बना, इससे ही अलग होकर कोई और जीव बना, इससे अलग होकर कोई और जीव बना है, इससे अलग होकर कोई और जीव बना है। तो इस प्रकार एक जीव से बहुत सारे अलग अलग जीवों का जो है वह विकास हुआ है, तो उसी को बोलते हैं जाति वृत्तीय संबंध। तो जाति वृत्तीय संबंध को भी जो है RH विटकर ने क्या किया है, इस जगत बंटवारे में, है ना, भाग दिया है भैया। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी जो है वह आंसर हो जाएगा बिल्कुल, राजकुमारी मात्रे जी, है ना, और ये पूनम प्रजापति, सबका जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गलत कथन का चयन करिए जी, बताइए गलत कथन कौन से हो जाएंगे इसमें, गलत कथन का चयन करिए, बताइए गलत कथन क्या है इसमें। चलो सब लोग कमेंट करेंगे, गलत कथन बताना है आपको, कौन सा कथन इसमें गलत है, बताइए जी, कौन सा कथन इसमें गलत है। क्या बैक्टीरिया गहरे समुद्र में पाए जा सकते हैं, क्या बैक्टीरिया गहरे समुद्र में पाए जा सकते हैं, मुट्ठी भर मृदा में सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया गर्म झरने में जीवित नहीं रह सकता है, कुछ बैक्टीरिया अन्य जीवों पर परजीविता दिखाते हैं। बताओ इसमें कौन सा जो है वह गलत हो जाएगा, आपको गलत कथन के बारे में बताना है जी। चलिए कमेंट करेंगे, ठीक, रंजीत कुमार रात्रे, ओके, रंजीत कुमार रात्रे हैं जी, ठीक। तीसरा का क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया झरने में जीवित नहीं रह सकता है। वेरी गुड पूनम जी, है ना, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो बैक्टीरिया गहरे समुद्र में पाए जा सकते हैं, बिल्कुल भाई, बैक्टीरिया तो सब जगह है ना, हमारे मुंह से लेकर हमारे सिर पैर दुनियादारी सब जगह क्या है, बैक्टीरिया है। और मुट्ठी भर बैक्टीरिया में सैकड़ों जीव जंतु भी सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, मुट्ठी भर मृदा में। और कोई भी बैक्टीरिया गर्म झरने में जीवित नहीं रह सकता है, ये नहीं भैया, जीवित रह सकता है, और जो गर्म झरने में ही जीवित रह सकता है उसी को बोलते हैं हम लोग थर्मो एसिडो, ठीक, ये थर्मो बेसिडो, ठीक, थर्मो एसिडो नहीं है, थर्मो बेसिडो है, ठीक है, ये सॉरी थर्मो एसिडो फाइल्स, ये फाइल्स करके भी बोलते हैं या, हाँ, ये थर्मो एसिडोफाइल्स, ये थर्मो जो शब्द है आपको याद रखना है, थर्मो मतलब क्या है, गर्म, ठीक है, थर्मो मतलब क्या है, गर्म। तो गर्म जगह में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया जो कि गर्म झरने में जीवित नहीं रह सकता है बोल रहा है, ये गलत है। बैक्टीरिया गर्म झरने में भी जीवित रह सकते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और कुछ बैक्टीरिया अन्य परजीवियों की परजीविता दिखाते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा का सी जो है क्या है, गलत है। यहाँ पे हमको गलत कथन का चुनाव करना है, तो तीसरा का सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब क्या है, तो बाकी सब सही है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, आद्य बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, आद्य बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक, ये आर्की, इसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये
ठीक है, आद्य बैक्टीरिया को ही बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया विषम परिस्थितियों में, बहुत ही टफ कंडीशन में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि, है ना, क्या ऐसा उनमें पाया जाता है कि बहुत ही टफ कंडीशन में भी वो लोग जीवित रह पाते हैं? क्या इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए ये जीवित रह सकते हैं? ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, इसलिए जीवित रह सकते हैं? ये कट रहा है ना सवाल आप लोग का थोड़ा सा, ये ठीक। और क्या बोल रहा है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन अलग अलग स्थान पर अलग अलग अणुओं से बनी एक कोशिका भित्ति संरचना होती है, इसलिए, या इनमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है, इसलिए। चलिए बताइए जी क्या हो जाएगा? चौथा का सी। ओके, पूनम प्रजापति, वेरी गुड, ठीक, ओके। लीलम भौरिया, आपका भी जवाब सही है, बिल्कुल सही है। चौथा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आद्य बैक्टीरिया, आर की मतलब क्या है? प्राचीन। तो प्राचीन बैक्टीरिया में हमको पता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण वो, है ना, जिसके कारण वो टफ कंडीशन में भी जीवित रहने के लिए फेवरेबल जो है उसकी बॉडी एक्सेप्ट उसको कर लेती है भैया। तो, है ना, इसमें क्या हो जाएगा? सी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर मैथेनोजोन, ये ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर बताना है अपने को किसके बारे में? मैथेनोजोन्स के बारे में बताना है जी, मैथेनोजेनस के बारे में बताना है। ये क्या बोल रहा है इसके बारे में? सही कथन का चुनाव करें। और सही कथन कैसा है? इसको आद्य बैक्टीरिया समूह में रखा गया है। क्या मैथेनोजेनस को आद्य बैक्टीरिया समूह में रखा गया है? ये गोबर गैस प्लांट से बायो, है ना, उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये गर्म झरनों में मिलते हैं और ये रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। रूमिनेंट पशु मतलब क्या हो जाएगा? जुगाली करने वाले, ये जुगाली करने वाले जानवर, ठीक, जुगाली करने वाले जानवर को क्या बोलते हैं? तो जुगाली करने वाले जानवर को बोलते हैं रूमिनेंट। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा? पांचवा का जवाब दीजिए जी। पांचवा का क्या देखने को मिलेगा अपने को? केवल 1 2 सही है, या 1 2 4 सही है, 3, है ना, 2 3 और 4 सही है, या सभी कथन सही हैं? चलिए मंजरी का जवाब आ गया है। पांचवा का बी बोल रहे हैं 1 2 और 4 सही है मैथेनोजेनस के बारे में। और ठीक, लीनम भौरिया, ठीक, आपका भी जवाब बी है। ओके, और बाकी लोग? पूनम प्रजापति बताएंगे क्या हो जाएगा? चलिए, तो पांचवा का है 1 2 4 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है मंजरी, है ना। क्या हो जाएगा? है ना, इनको आद्य बैक्टीरिया समूह में रखा गया है, मैथेनोजेनस को। और क्या बोला जा रहा है? इनसे, देखो मैथेनोजेनस नाम से स्पष्ट है यार, जो मेथेन उत्पादित करता है वही तो मैथेनोजेनस है, ठीक है। और एक गर्म झरने में पाए जाते हैं क्या? नहीं, गर्म झरने में पाए जाते हैं, उसको भी बताया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और ये रूमिनेंट पशु, तो जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनके मुंह से भी, है ना, आप लोग सुने होंगे कि मेथेन गैस कहाँ कहाँ से उत्पादित होता है? तो जुगाली करने वाले जानवर से उत्पादित होता है, धान के खेत में उत्पादित होता है ना, जो सड़े गले झील हैं, जो तालाब है वहाँ से उत्पादित होते हैं। ओके, चलिए, नमस्ते, नमस्कार मंजरी, ठीक, पूनम भी सही बोल रही है ना। ओके, सी हो जाएगा, सी नहीं होगा पूनम, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 2 और 4, ये तीसरा जो है गलत हो जाएगा। गर्म झरने में अभी बताया, गर्म झरने में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसको हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, ठीक। तो इसमें 1 2 और 4, ये 1 2 और 4 सही हो जाएगा। ये तीसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा भैया, ये मेथेनोजेंस के बारे में नहीं है, ये जो तीसरा कथन है वो थर्मो एसिडोफाइल्स के बारे में है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमको बताना है। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या बताना है अपने को? कि क्या साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में वर्गीकरण किया गया है? एकदम लड्डू सवाल है, बिल्कुल, है ना, चुटकियों में उड़ा दोगे, है ना। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक या प्लांटी? बताइए जी क्या हो जाएगा हल्के में? चलिए बताइए कि साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से कौन से जगत में वर्गीकृत किया गया है? आपके और भी अगर कुछ रिलेटेड सवाल होंगे, है ना, एग्जाम से रिलेटेड सवाल हो गए या कुछ भी आपके डाउट होंगे तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ना, ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा कोर्स है, जो भी है आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम लोग उसको मिल के जो है सॉल्व कर सकें, ठीक है।
ओके, पूनम प्रजापति ए बोल रहे हैं, इंडियन इंग्लिश भी ए बोल रही है, लीना भौरिया भी ए बोल रही है। चलिए, आप तीनों का जवाब बिल्कुल सही है ना। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कहाँ रखे हैं? मोनेरा जगत में रखे हैं। तो आपको मैं बताया था कि मोनेरा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया है जो कि कैसे हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक हैं, है ना। एक तो याद रखना है ये कैसे हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक हैं। और प्रोकैरियोटिक के साथ में कैसे हैं, तो एक कोशिकीय हैं। कोशिका कैसा है इसमें? केवल और केवल एक है, तो एक कोशिकीय हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। और हाँ, इनमें कोशिका भित्ति जो है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है? तो ये पेप्टिडो ग्लाइकेन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। और मोनेरा के बारे में अगर हम लोग बोले स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, तो ये कैसे होते हैं जी बताइए? साइनोबैक्टीरिया तो कुछ स्वपोषी भी होते हैं और कुछ विषमपोषी भी होते हैं। और इसी में रखा गया है साइनोबैक्टीरिया। और इस साइनोबैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग नील हरित शैवाल। अभी ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिटेल सवाल आने वाला है दोस्त, ठीक है। डिटेल सवाल आने वाला है साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक। सर बायोलॉजी लेक्चर के लिए ऑथेंटिक बुक सजेस्ट कीजिए। बायोलॉजी लेक्चरर के लिए एक तो एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी में 11th-12th अच्छे से पढ़ लो, और हो सके अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो फिंगर टिप्स नाम की बुक आती है, ठीक है। भुवनेश्वर नाथ, आटो एंड हेट्रो बोथ, वेरी गुड, ठीक है। तो फिंगर टिप्स की बुक पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नीट लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे रहते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है ना। एनसीईआरटी अब जैसे मार्केट में बोलोगे तो महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी की सार आता है, एक ज्ञानचंद करके बुक आती है एनसीईआरटी की सार करके, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से काट छांट के दिए रहते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग बुक पढ़ें, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे क्वालिटी में आपकी तैयारी हो सकेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, चले आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताना है कि साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। बताइए, साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? क्या इन्हें नीलहरित शैवाल कहा जाता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है? एक एक बात को लिख के रखना। जो आदमी बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना चाहता है वो इसमें जितना भी बात बता रहा हूँ एक एक बात को लिख के रखना कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या है, कि साइनोबैक्टीरिया क्या नीलहरित शैवाल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिरीकृत करते हैं। तंतुमय नॉस्टॉक में श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है। चलो बताओ जी क्या हो जाएगा इसमें? चलिए, गोपी कुमार और अच्छा भुवनेश्वर नाथ बीएचयू में पढ़ते हैं भैया आप? क्या बात है यार, ठीक। हमारे चैनल में कैसे आना हुआ आपका? ओके, चलिए ए बोल रहे हैं भैया, ठीक, ए बोल रहे हैं, है ना। क्या बताना है? गलत कथन बताना है शक्तिमान इसमें, ठीक है। गलत कथन बताना है। कौन सा कथन क्या है गलत है करके, ये गोला मारा हूं ना इसको, गलत कथन बताना है। कौन सा गलत है बताओ? क्या साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल कहा जाता है? ठीक। पूनम प्रजापति बी बोल रहे हैं, इंग्लैंड इंग्लिश बी। क्या सर डाउट है? ठीक बोलो। और देखो छोटी मोटी डाउट रहती है ना, वो हमको ऐसे ही पता चलती है जी जब हम लोग एमसीक्यू करते हैं तब। अच्छा, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक, कल से हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि जो कीवर्ड है उसको मैं इंग्लिश में टाइप करा के लाऊं, है ना। ऐसे ही आप लोग मुझे बताइएगा, हर चीज़ को आपको बताना है कि सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं बिल्कुल, अगर आप ठीक सर हिंदी नहीं आता मुझे, ठीक है भुवनेश्वर नाथ जी, कल अगर आप हमसे जुड़ेंगे 10:30 बजे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल की क्लास में मैं जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में डलवाऊंगा, ठीक है। चलो क्या देखना है अपने को? साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताना है कि क्या इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं? तो हाँ भैया, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और इसमें क्लोरोफिल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं उनके पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या उनके पुनर्चक्रण में, है ना, फिर से उसको ऐसा जो चक्रण हो रहा है ना, नाइट्रेट से नाइट्रोजन बन रहा है, फास्फोरस जैसे नाइट्रोजन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, है ना, उसमें क्या ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है बोल रहा है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन के विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिरीकृत करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं।
इन्हीं कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं? हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और तंतुमय नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबीना जो जो बैक्टीरिया हैं वही कौन से बैक्टीरिया हैं? तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग साइनो बैक्टीरिया। ये जो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि ये जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है और सल्फर जैसे तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नहीं, निभाने वाला कौन हो जाएगा? कीमो, ये रसायन, ठीक है, रसायन बैक्टीरिया जो है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमो बैक्टीरिया बोलते हैं ये। तो जो कीमो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? तो वो ये वाला काम करता है, साइनो बैक्टीरिया काम नहीं करता है भैया। तो दूसरा ए आंसर होगा क्या? ए आंसर नहीं होगा, ठीक है। यू बैक्टीरिया में तो साइनो बैक्टीरिया आता है। तो चलिए बताइए, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को भी दो भागों में बांटा है हमको, एक सामान्य बैक्टीरिया और एक साइनो बैक्टीरिया। तो सामान्य बैक्टीरिया में क्या आ जाएंगे? कीमो बैक्टीरिया हो गया, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है वह भोजन प्राप्त कर रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा भोजन बनाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं कीमो बैक्टीरिया। और कीमो बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया अलग अलग है भाई, ठीक है। कीमो बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया अलग अलग होगा, ए नहीं होगा दोस्त, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रदूषित जल के बारे में बताना है आपको। आपको सवाल वगैरह अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो पहले बताएंगे मेरे को ना। कंप्लीट दिख रहा है सवाल आपको? तो अभी हमको बताना है इसके बारे में। देखो फिर से बोल रहा है, प्रदूषित जल निकायों का संकेत मिलता है, ठीक है। जो प्रदूषित होते हैं जल, ठीक है जी भुवनेश्वर जी, जो प्रदूषित जल हैं, जो जल क्या हो चुके हैं? प्रदूषित हो चुके हैं, उनमें हमको क्या देखने को मिलेगा? क्या आद्य बैक्टीरिया की उपस्थिति, जिसमें कोशिका भित्ति की संरचना भिन्न होती है, जो उन्हें प्रदूषित जल जैसी विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। तो क्या प्रदूषित, जिस जल में प्रदूषित हो चुका है, हाँ जी, तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। यहाँ हमको गलत कथन चुनना है, ठीक है भुवनेश्वर, यहाँ हमको गलत कथन चुनना है। गलत कौन सा है? तो ये तो सही है, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है करके, सही है ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। गलत कथन चुनना है, सही नहीं बताना है, गलत बताना है दोस्त, ओके। चलो, प्रदूषित जल निकाय के बारे में बताना है। क्या प्रदूषित जल निकाय का क्या है? कैरेक्टर है, ऐसा बोला है, ठीक है। क्या जो है प्रदूषित जल निकाय का कैरेक्टर है? तो क्या जो आर्की बैक्टीरिया की उपस्थिति, जिसमें कोशिका भित्ति की संरचना भिन्न होती है, जो उन्हें प्रदूषित जल जैसी विषम परिस्थिति में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, या ये कैरेक्टर है क्या? या रसायन संश्लेषी जो स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं, ये जो रसायन संश्लेषी बोल रहे हैं ना, ये कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक। कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो जो चक्र में, जो नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरस चक्र है, सल्फर चक्र है, उसमें काम कर रहा था। तो रसायन संश्लेषी जो स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं की उपस्थिति, जो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके जल को प्रदूषित करते हैं। क्या इसके कारण जल प्रदूषित होता है? या प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति, जो प्रायः प्रदूषित जल निकायों में फलते फूलते हैं, क्या ये पहचान है प्रदूषित जल निकाय का? या बैक्टीरिया की उपस्थिति जैसे अपघटक ये पहचान है? आपको बताना है कि प्रदूषित जल हमको जब दिख रहा है उसकी क्या पहचान है। क्या वहां पे आद्य बैक्टीरिया पाई जाएगी? ये पहचान है। क्या वहां पे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया पाया जाएगा? ये उसकी पहचान है। क्या वहां पे साइनोबैक्टीरिया पाया जाएगा? ये उसकी पहचान है। क्या वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बैक्टीरिया पाया जाएगा? ये उसकी पहचान है। इस लेवल का जब सवाल बनाओगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम कितने पानी में हो और कहाँ तक तुम्हारी तैयारी अभी तक पहुंची है। बिल्कुल इसी टाइप के, इसी लेवल के सवाल आने वाले हैं और हम लोग जो है वो उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्त, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं? 8वां का सी बोल रहे हैं मंजरी, और बाकी लोग बताइए 8वां का ए पूनम प्रजापति। और बताइए, प्रदूषित जल निकायों के संकेत किसमें मिलता है? कौन है प्रदूषित जल निकाय का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर? ठीक, भुवनेश्वर जी बोल रहे हैं बी होना चाहिए बोल रहे हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की उपस्थिति, जो जल के नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके जल को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल 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 भुवनेश्वर नाथ जी, कल इंग्लिश में हम लोग टाइप करा देंगे, ओके। तो 8वां का बी नहीं होगा, 8वां का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्त। तो प्रदूषित जल निकाय का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये ठीक है, कैरेक्टर बोल सकते हैं, पहचान बोल सकते हैं,
प्रदूषित जल निकाय का मुख्य पहचान क्या है कि वहां पे पाया जाता क्या है, वहां पे पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, इसका मतलब वो जल कैसा है, इसका मतलब वो जल कैसा है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है दोस्त। इसका मतलब वो जल कैसा है, बहुत ज्यादा ही प्रदूषित है। तो ये जो है मुख्य कैरेक्टर है, इतना याद रखना है आपको। चलिए और बताना है क्या है आपको, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को आक्सीकृत करते हैं तथा मुक्त ऊर्जा को एटीपी निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। ये पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर आदि के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी बताया हूं, बताओ, इसको चुटकी मुड़ा दोगे एकदम, ठीक है। चलिए बताइए जी, क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड। वेरी गुड, वेरी गुड भुवनेश्वर भैया, है ना। अभी आपका जवाब बिल्कुल सही है। सब लोग बोल रहे हैं 9 का बी, बी, बी और बी। जो इस प्रकार का काम कर रहा है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीकृत करके जो से ऊर्जा मुक्त हो रही है उसको एटीपी में बदल के जो है वह अपने आप को पोषण देने का काम कर रहा है, वो कौन है, तो वो है रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओके, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 में, बिल्कुल यार, है ना। हमेशा जब पढ़िए तो एक बार अच्छे सोर्स से पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए। आपकी जो बुक सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी, बोल सकते हैं सिलेक्शन में। लोग भले बोलते हैं कि एक बुक पढ़ लो, बुक बोल लो, सब में कंटेंट तो सेम है, झूठ बोलते हैं भाई, सब झूठ बोलते हैं, बता रहा हूँ ना। सब बुक में सेम कंटेंट नहीं होता है मेरे दोस्त। आपका बुक सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक खराब टाइप का बुक आप पढ़ लिए और जब मैं आपको बोलूंगा कि फिर बुक चेंज करो करके, तो बहुत दिक्कत होता है, याद रखना इस बात को। तो एक बार भले मोटा बुक पढ़ें, लेकिन ऑथेंटिक बुक पढ़ें, अच्छे बुक पढ़ें, और उस एक बार में आपको बार बार बुक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बार बार बुक चेंज करना बहुत ही दुखदायी होता है दोस्त। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया। नाम से स्पष्ट है, रसायन संश्लेषी, ठीक। चलो, क्या हो गया मंजरी, विच क्लास, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 11th का है, ठीक है। चलो, फंजाई के बारे में बताइए। फंजाई, फंजाई की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, बताओ। फंजाई की, ये सवाल दिख रहा है आप लोग को। फंजाई की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है, बताइए। क्या इसमें ग्लूकोज होता है, पेक्टिन होता है, काइटिन होता है, या डेक्स्ट्रिन होता है, बताइए जी। चलो, पूनम प्रजापति 10वां का सी बोल रहे हैं, हाँ, भुवनेश्वर नाथ भैया भी 10वां का सी बोल रहे हैं, ओके। चलिए, फंजाई की बात कर रहे हैं, फंजाई मतलब क्या होता है, कवक, ठीक है। चलिए, और मंजरी जवाब दो। बताइए क्या हो जाएगा 10वां का। सब लोग तो वैसे सी बोल रहे हैं, काइटिन। तो बिल्कुल सही जवाब है, सी जो है वह सही हो जाएगा। काइटिन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और काइटिन ये सब क्या है, ओके, 10वां का सी काइटिन, ये सब क्या है, ग्लूकोज, काइटिन, डेक्स्ट्रिन, पेक्टिन, सब क्या है, तो सब है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है दोस्त। तो आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं आपको। एक को बोलते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। एक होता है डाइसैकेराइड, ठीक है। एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में आ जाएगा आपका ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड हो जाएगा C6H12O6। यहीं C6H12O6 और बढ़ गया तो उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड, और यहीं C6H12 और बहुत सारे चेन जैसे स्ट्रक्चर हो गया तो उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड, जिसमें हम लोग बोलते हैं स्टार्च। ये पॉलीसैकेराइड में क्या हो जाएगा, स्टार्च। और स्टार्च को भोजन के रूप में स्टोर करता है कौन, पौधे, ठीक है जी। और वैसे ही पॉलीसैकेराइड में देखने को मिलेगा अपने को ग्लाइकोजन, ये कौन, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को भोजन के रूप में स्टोर कौन करते हैं, जंतु। और कौन करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, तो करते हैं कौन, कवक। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और पौधे की जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल्यूलोज भी क्या है, तो सॉरी, ये हो गया सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज भी क्या है, तो ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। मोनो, डाई एंड पॉलीसैकेराइड, यस।
तो इस प्रकार डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, है ना जी, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बहुकोशिकीय, है ना, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस। सवाल को जितना हो सके ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, बहुकोशिकीय होना चाहिए, यूकैरियोटिक कोशिका होना चाहिए, क्लोरोफिलस एवं विषमपोषी जीवों को निम्न में से किस जगत के अंतर्गत रखा गया है, बताइए जी। ठीक है, सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, वही बात है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसका मतलब क्या है, वो पॉलीसेकेराइड है। चलिए पूनम प्रजापति जी 11वां का क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं भैया 11वां का, ठीक, फंजाई। ओके, तो पहला ही शब्द क्या है, बहुकोशिकी। फर्स्ट ही वर्ड क्या है, बहुकोशिकी। मुनेरा बहुकोशी होते क्या, नहीं, बहुकोशिकी नहीं होता है, कैसा होता है, एक कोशिकी। प्रोटिस्टा बहुकोशिकी होता है क्या, हाँ, कुछ बहुकोशिकी भी होता है और कुछ एक कोशिकी भी होता है भैया, है ना, मैक्सिमम तो एक कोशिकी होता है। यूकैरियोटिक की बात कही तो मुनेरा तो होगा ही नहीं होगा, ठीक। क्लोरोफिलस मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो प्लांटे में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आंसर नहीं होगा। विषमपोषी होना चाहिए बोल रहा है, तो ये तो स्वपोषी होता है, ये भी नहीं होगा, तो या तो प्रोटिस्टा या तो फंजाई। लेकिन क्या बोला जा रहा है, यूकैरियोटिक बोल रहा है ना, और बहुकोशिकी होता है, तो प्रोटिस्टा तो कुछ ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर किसके इसमें मैच हो रहा है, तो मैक्सिमम कैरेक्टर हो रहा है फंजाई के इसमें मैच हो रहा है। प्रोटिस्टा नहीं होगा भाई, फंजाई होगा, ठीक है, फंजाई होगा जी, भुवनेश्वर नाथ भैया जी, फंजाई होगा दोस्त, है ना। बहुकोशिकीय, तो जितने भी फंजाई हैं सब कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। जितने भी फंजाई है कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। जितने भी फंजाई है कैसे होते हैं, क्लोरोफिलस। ये प्रोटिस्टा में कौन है, ये प्रोटिस्टा में है अमीबा, ठीक, इसमें क्या है, अमीबा। इसमें क्या है, पैरामीशियम, ठीक है, इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, और कौन है, यूग्लिना। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब कैसे हैं, क्लोरोफिल वाले हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए कैसे होते हैं, ठीक, वेरी गुड, इसलिए कैसे होते हैं, तो वो क्लोरोफिलस होते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिलस बोला गया है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है, किसमें, फंजाई में। बात आ रही है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से अकोशिकीय जीव बताना है, निम्नलिखित में से कौन अकोशिकीय जीव नहीं है। कौन सा ऐसा जीव है जो कि एक कोशिका, उसमें एक कोशिका भी नहीं है बोल रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन अकोशिकीय जीव है, अकोशिकीय, जिसमें कोशिका जीव, है ना, अकोशिकीय जीव नहीं है बोल रहा है। बताओ क्या प्रियॉन है, क्या लाइकेन है, क्या वायराइड है, और क्या वायरस है। ठीक, भुवनेश्वर बी बोल रहे हैं, ओके, सब लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, गुड मॉर्निंग। हेमलता पोर्ते जी, ओके, गुड मॉर्निंग। इंडियन इंग्लिश बी, लाइकेन। चलो भुवनेश्वर नाथ को दिक्कत ये हो रहा है, आपकी तैयारी तो ठीक है लेकिन आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है दोस्त, है ना, आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अकोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है, अकोशिकीय, क्या हो जाएगा, लाइकेन जो है वह अकोशिकीय नहीं है, ये कैसा है, कोशिकीय है, ठीक है, ये कैसा है, कोशिकीय जीव है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, ये कैसा है, कोशिकीय। प्रियॉन क्या है, तो प्रियॉन है केवल प्रोटीन के कण, प्रोटीन के कण, तो जो प्रोटीन के कण है उसको बोलते हैं प्रियॉन। वायरॉइड क्या है, तो वायरॉइड तो केवल क्या है, आरएनए का टुकड़ा है, ये आरएनए का क्या है, ये एक टुकड़ा है, एक कोशिका नहीं है। वायरस क्या है, तो वायरस भी या तो आरएनए है या तो वो डीएनए है, या तो वो आरएनए है या तो वो डीएनए है। तो प्रियॉन में कोशिका नहीं पाई जाती है, वायरॉइड में कोशिका नहीं पाई जाती है, वायरस में कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, लेकिन लाइकेन में क्या पाई जाती है, कोशिका। और ये जो लाइकेन है वो एल्गी, है ना, एल्गी का मतलब क्या है, शैवाल, और प्लस किससे मिलके बना होता है, फंजाई। एल्गी और फंजाई से मिलके बना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कवक। तो एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है क्या, लाइकेन। तो एल्गी और फंजाई कैसे होते हैं, कोशिकीय होते हैं, सेलुलर होते हैं, जिनमें कोशिकाएं
पाई जाती है मेरे दोस्त। तो जिन इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा जीव है जो कि अकोशिकीय नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहा है ना, कौन सा ऐसा जीव है जो कि अकोशिकीय जीव नहीं है, तो याद रखना है आपको लाइकेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उस युग्म को पहचानिए जिसमें वायरस रोग निहित है, ठीक है, उस युग्म को पहचानिए जिसमें वायरस रोग निहित है। बताइए कौन से वायरस रोग होता है भैया, है ना, बताओ, क्या मम्स और चेचक है, क्या हर्पिस और इन्फ्लुएंजा है, हैजा और टाइफाइड है, या ए और बी दोनों। चलिए, हाँ ठीक है, खेमलता है ना, खेमलता देशमुख जी, मुनेरा और प्रोटिस्टा के सभी एग्जाम्पल करा दीजिए, बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ करा देंगे, है ना। ओके, आप लोग जो भी बातें रहते हैं ना उसको मेरे को बताइए, मैं उसको ना लिख लिख के रखूंगा, ठीक है, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास आऊँ तो सारी चीज़ों को फिर आपको बताऊँ जी। मुनेरा और प्रोटिस्टा का पूरा एग्जाम्पल कराना है, ठीक है, ओके, है ना, एग्जाम्पल कराना है मुनेरा और प्रोटिस्टा का, ठीक है, ओके। और बताइए, चलिए डी बोल रहे हैं, ठीक है, ए और बी दोनों बिल्कुल पता ही है। मम्स हो गया यहाँ पे, है ना, मम्स हो गया, चेचक हो गया जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब कैसे रोग हैं, तो ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। बाकी हैजा और टाइफाइड कैसे रोग हैं, तो ये जो है वह बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। हाँ भैया, इंग्लिश में लेके आएंगे आपके लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, चलिए सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 14, तो सवाल नंबर 14 बोल रहा है कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य प्राथमिक रूप से क्या होते हैं, इनिशियल जो शुरुआती जीव हैं, प्राइमरी जो जीव हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, क्या वो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, क्या वो स्थलीय होते हैं, क्या वो जलीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रोटिस्टा के जो जीव हैं, चलिए बताइए जी, 14 का बोल रहे हैं, एक्वेटिक, ओके वेरी गुड। चलिए आभा राठौर जी बोल रहे हैं 14 का सी, एक्वेटिक, वेरी गुड। मंजरी, है ना, मंजरी, भुवनेश्वर, आभा, राठौर, सबका जवाब सही है, ठीक, क्या हो जाएगा, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं दोस्त, वेरी गुड, क्या होते हैं, जलीय होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के सभी सदस्य इनिशियल रूप से, प्राइमरी रूप से क्या होते हैं, जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना, जो भी है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब। चलो इसका बताइए क्या बोल रहा है, 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल है कि प्रोटिस्टा जगत, है ना, इस जगत के साथ एक कड़ी बनाता है, लिंक बनाता है दोस्त। तो क्या वो फंजाई के साथ लिंक बनाता है, प्लांटी के साथ में, एनिमेलिया के साथ में, या उपरोक्त सभी। तो कुछ टफ लेवल के सवाल रहेंगे, तो कुछ थोड़े से मॉडरेट लेवल के या इजी लेवल के भी सवाल रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये नहीं चाहता है कि एकदम ही टफ सवाल दिया जाए। हमेशा जब एक पेपर बनता है तो उसमें 3 लेवल के सवाल रहते हैं, कुछ सवाल इजी रहते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं, और कुछ टफ लेवल के रहते हैं। बिल्कुल ऑल हो जाएगा, है ना, ऑल हो जाएगा यहाँ पे। वेरी गुड मंजरी, ओके। पूनम प्रजापति, बिल्कुल सही बात है। भुवनेश्वर नाथ भैया जी आपका भी बिल्कुल सही है, और उपरोक्त सही यहाँ पे देखने को हमको मिलेगा। तो अब बात ये आती है कि भैया इस प्रोटिस्टा को हम लोग प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया का लिंक क्यों बोल रहे हैं, क्या करेक्टर है इस प्रोटिस्टा में जो कि मैच किससे किससे हो रहा है, तो जो कि प्लांट से भी मैच हो रहा है, फंजाई से भी मैच हो रहा है, और एनिमल से भी मैच हो रहा है। चलिए बताइए क्या क्या कैरेक्टर हैं प्रोटिस्टा में जो कि प्लांटी और इन सबसे मैच हो रहा है। तो याद रखना है प्रोटिस्टा के कुछ जीव कैसे होते हैं, तो कुछ जीव कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं दोस्त। तो स्वपोषी होते हैं इसका मतलब वो कैसे कैरेक्टर धारण किए हैं, हाँ कैसे करेक्टर धारण किए हैं, वो प्लांट के करेक्टर धारण किए हैं, ठीक है। कुछ जीव कैसे होते हैं, तो कुछ जीव कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ठीक। कुछ जीव कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, तो वो फंजाई के करेक्टर धारण किए हैं। और प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा में कुछ जीव ऐसे हैं, आपको पता ही है कि ये जो प्रोटिस्टा ऐसा है जिसका कोई स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
स्पष्ट परिभाषा नहीं है, वो कौन सा जगत बोलेगा? तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का भी हम लोग स्पष्ट परिभाषा नहीं दे पाए हैं। उसमें स्वपोषी भी जीव हैं, विषमपोषी भी जीव हैं, ठीक है। वो फोटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाला है ना, बोले न्यूट्रिशन में, स्ट्रक्चर में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, कन्फ्यूजन वाला जो है वो कौन है? प्रोटिस्टा है भैया। तो इसलिए उसको प्लांटी, फंजाई और एनिमल सबका कह सकते हैं। और आपको पता ही है कि शुरुआत में जब कोपलैंड भैया आए थे तो कोपलैंड ने क्या किया था? उसने मोनेरा रखा, प्रोटिस्टा रखा, पादप और जंतु। तो कवक को लाने का पर्पस ये है क्योंकि कवक जो है वह है ना, कवक को लाया क्यों गया था? क्योंकि प्रोटिस्टा में मैच नहीं हो रहा था वो, तो बाद में फिर कवक में लाए थे हम लोग, कौन? R.H. विटकर चाचा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, नेक्स्ट सवाल है आपके पास बैक्टीरियोफेज। ठीक, क्या बोला है? 16 नंबर का सवाल है कि बैक्टीरियोफेज में होता है, बताइए बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? क्या इसमें एक लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है, दोहरी लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है, एक लड़ी वाला डीएनए पाया जाता है, या दोहरी लड़ी वाला डीएनए पाया जाता है? क्या इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, या है ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है? चलिए गंगा नदी, इंडियन इंग्लिश कैसे गंगा नदी बोल रहे हो यार? बैक्टीरियोफेज गंगा नदी में छोड़े हैं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, ये बोलना चाह रहे हैं आप? या गंगा नदी में नेचुरल रूप से बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जिससे कि गंगा नदी में बैक्टीरिया नहीं होता है, ये बोलना चाह रहे हैं? चलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोल रहे हैं जी, है ना, दोहरी लड़ी वाला डीएनए। आभा राठौर बैक्टीरियोफेज वायरस है, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियो, तो बैक्टीरियो का मतलब क्या है? बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियो का मतलब क्या है? बैक्टीरिया। और जहां भी बायो में फेज शब्द आ जाए, और फेज शब्द आ जाए मतलब क्या हो जाएगा? भक्षण करना। ठीक है, भक्षण करना। तो बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला क्या है? ये एक वायरस है। बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला जो वायरस होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? ये जो बैक्टीरिया को मारने वाला जो वायरस कैसा होता है? तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला होता है। हाँ, और नेचुरल रूप से पाया जाता है मंजरी। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 क्या बोल रहा है? निम्न में से, ठीक, क्या बोल रहा है? निम्न में से केवल पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है? बताओ, है ना। इसमें बताइए कि कौन सा कैरेक्टर है जो कि केवल और केवल पौधे को परिभाषित करता है? क्या पौध, या क्या अगर कोई स्वपोषी है तो वो पौधे को परिभाषित कर रहा है? क्या यूकैरियोटिक संरचना है तो क्या वो केवल पौधे के लिए है? या सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति केवल पौधे के लिए है? या जिनमें ऑक्सीश्वसन पाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है, या ऑक्सीजन, हाँ, उसको बोल रहे हैं जी। चलिए आभा राठौर जी बोल रहे हैं, पूनम प्रजापति क्या बोल रहे हैं? 17 का सी। और बाकी लोग? चलिए 17 का सी। तो मैक्सिमम जो है वह सबको जानकारी है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, क्या हो जाएगा? 17 का सी। हमको पता है कि सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति है वो केवल और केवल किस में पाई जाती है? केवल और केवल पौधे में पाई जाती है। बाकी स्वपोषी तो कौन होते हैं? स्वपोषी तो प्रोटिस्टा भी होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक संरचना तो प्रोटिस्टा, पादप, फंजाई, जंतु सब में पाया जाता है, ठीक है जी। और सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति केवल होती है पादप में, काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है कवक में, ठीक है। और जंतु में तो कोशिका भित्ति ही नहीं पाया जाता है। और ऑक्सीश्वसन तो पादप भी करते हैं और ऑक्सीश्वसन तो हम भी करते हैं, है ना। ठीक, चलिए किशोर सुन्ना, हाय इंडियन इंग्लिश। और मेरे को कौन बोलेगा नमस्ते? उधर हाय कर रहा है, अच्छा। सी नहीं होगा तो क्या होगा? शक्तिमान। चलो आज यहीं तक था, ठीक है।
सवाल एंड हो चुका है और आप लोग के लिए फिर से वही जानकारी है, और जानकारी है ये कि भैया आपको नए साल का ऑफर दिया जा रहा है, और नए साल का ऑफर ये है कि आपको सभी कोर्सेज पर साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा संचालित सभी कोर्सेज पर आपको 90% का छूट दिया जा रहा है दोस्त। और वो भी कब तक? तो आज रात है ना, जो कि है 31 दिसंबर 12 बजे तक। इसके बाद जो है ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल जितने भी आपके दोस्त यार हैं, आप भी अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपको इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोग क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद दोस्त।